यहाँ श्रुति और कॉर्बिन में बहस और बढ़ती इससे पहले ही एनी उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और उसके तुरंत बाद अनामी और गरिमा भी वहाँ से निकल लेती है। फिर कुछ ही पलों में कॉलेज के मेन गेट से एक महिला बाहर आती है जो कि शुभश्री मैम ही थी, मगर उन्हें जाते देख वेट आरी का नाम लेकर उन्हें रोक लेता है। मगर उतना सुनते ही शुभश्री मैम एक पल के लिए आरी की ओर मुड़ी और अगले ही पल अपनी स्कूटी स्टार्ट करते हुए बोली, हाँ बोलो आर्यमन, क्या कहना है तुम्हें? मगर यह आरी की जान हलक में आ चुकी थी। उसके हाथ हल्के से कांपने लगे थे और वह गुस्से में वेट को घूर रहा था। क्या हुआ आर्यमन, तुम्हें कुछ पूछना था मुझसे? शुभश्री मैम ने फिर से पूछा। इस बार आरी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, वो मैम, मुझे केमिस्ट्री के एक फॉर्मूले में डाउट है, बस वही क्लियर करना था। आरी के इतना कहते ही वेट उसे बड़ी बड़ी आंखें निकाल घूरने लगा। इतने में ही शुभश्री मैम फिर बोली, तुम ये अभी क्यों पूछ रहे हो आरी? डाउट है तो क्लास में पूछना चाहिए ना। लेकिन कोई बात नहीं, कल पूछना, मैं क्लियर कर दूंगी। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, कल ही पूछूंगा। आरी के इतना कहते ही शुभश्री मैम वहाँ से जाने लगी, लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद वहाँ वेट आरी पर चिल्लाया, बहन जो तेरी दिक्कत क्या है आरी? तुझे बस इतना कहना था कि वेट केमिस्ट्री में थोड़ा वीक है, तो क्या आप कुछ दिन के लिए उसे ट्यूशन देंगी? तू उनका फेवरेट स्टूडेंट है, वो तेरी बात नहीं टालती। लेकिन नहीं, रहने दे वेट, मुझे पता है ट्यूशन के बहाने उन्हें घर बुलाना तो बस एक बहाना ही है। मुझे पता है कि कितनी घटिया सोच है तेरी। आरी ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। वेट अभी भी गुस्से में तो था, लेकिन अगले ही पल वो अपना रवैया बदलते हुए बोला, भला मैं उनके लिए क्यों घटिया सोच रखने लगा? मैं तो उनसे प्यार करता हूँ पगले, और चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ बिता सकूं, जिससे हम एक दूसरे को और भी जान पाए। वेट ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। अचानक से उसके जज्बात बदल गए थे, यहाँ तक कि उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। यह ड्रामा देख वहाँ खड़ा कॉर्बिन बड़ा ही अजीब सा मुंह बना रहा था और आरी का भी वही हाल था। शुभश्री मैम शादीशुदा है वेट, क्या तू ये बात भूल चुका है? आरी ने कड़क लहजे में उसे याद दिलाया। लेकिन प्यार तो अंधा होता है ना, वो ना तो उम्र में भेदभाव करता है और ना ही खूबसूरती में, और हाँ, ना तो वो ये देखता है कि सामने वाला मैरिड है या अनमैरिड। वेड ने अपनी बात पर अड़ते हुए कहा। उसके हिसाब से उसकी हर बात में एक बड़ी गहराई थी, लेकिन इन दलीलों से आरी के दिमाग को जंग लगने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का किस तरह की मानसिकता रखता है। इन दोनों से अलग कॉर्बिन के जहन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह आरी की ओर देखकर लगातार मुस्कुराए जा रहा था। इतने में ही वह उनके करीब आते हुए वेड से बोला, यार वेड, कितने दिन हो गए हैं ना हम तीनों को ओडिन की टपरी पे सुट्टा मारे हुए। कॉर्बिन की बात सुन वेड थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, हाँ लेकिन ये आरी थोड़ी पीता है, भोसड़ी के चाय तो पीता है ना ये। यह कहते वक्त कॉर्बिन वेड को आंख मार रहा था, जिससे वेड समझ गया कि वह आरी को अपने साथ चलने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है तो चलते हैं, तू आ रहा है ना आरी? वेड ने पूछा। मैं नहीं आ पाऊंगा, वो आज मेरे कुछ और प्लान्स है। आरी ने मना करना चाहा, जिसे सुनकर कॉर्बिन हंसते हुए बोला, लौड़ा और प्लान से भाई, कितने दिन हो गए हम तीनों को साथ बैठे हुए, देख मुझे कुछ नहीं पता, तुझे आना ही होगा। इतना कहकर कॉर्बिन ने आरी का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कार की ओर ले जाने लगा। आरी का मन उन दोनों के साथ जाने का कतई नहीं था, मगर कॉर्बिन की ताकत के आगे उसकी एक न चली। उसे कार में बैठना ही पड़ा। अगले ही पल वेट ने कार स्टार्ट कर दी और आरी की तरफ देखकर बोला, घबरा क्यों रहा है साले, हमें तेरी बजाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 10-20 मिनट वहाँ रुकेंगे, फिर तुझे घर छोड़ाएंगे। आरी बहुत असहज महसूस कर रहा था। वह इन दोनों के साथ कभी नहीं आना चाहता। कार में कॉर्बिन ने आरी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। उसके इस दोस्ताना मगर रहस्यमय बर्ताव को देख आरी भाप गया था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। तभी कॉर्बिन ने वेट की ओर देखा और एक साथी मुस्कान के साथ पूछा, और भाई हवसी दरिंदे, कल शाम उस नीली तितली के साथ क्या किया तूने? कुछ भी तो नहीं, लेकिन हो सकता है सोच रहा हूँ उससे शादी कर लूँ या फिर कल परसों से रेड पैलेस ले जाऊँ। वेड ने बेपरवाही से जवाब दिया। आरी इन तमाम दोहरे अर्थों वाली बातों से पूरी तरह अनजान था। वह बेचैनी में अपनी नजरें यहाँ वहाँ घुमा रहा था। कॉर्बिन ने उसकी यह हालत देखी और ठहाका लगाते हुए बोला, वेड कितना मतलबी दोस्त है तू, सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, कभी आरी का भी ख्याल कर। मुझे तो यकीन है साले ने आज तक हिलाया तक नहीं होगा। एक मिनट, मैं करीन को फोन करता हूँ, हर टाइप की तितलियाँ होती है उसके पास। इतना कहकर कॉर्बिन ने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल करने लगा। यह देख आरी ने घबराकर उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रहा है कॉर्बिन, मुझे इन सब का शौक नहीं है। वैसे भी मैं अपना दिल पहले ही किसी को दे चुका हूँ, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। आरी का लहजा इस वक्त बेहद गंभीर था, मगर उसकी बात सुनते ही वेड और कॉर्बिन दोनों इस तरह हंसने लगे मानो आदित्य ने कोई बहुत बड़ा जोक क्रैक किया हो। हंसते हुए इस बार वेड बोला,
यार कितना भोला है तू साले। बेटा देख, जिसको तूने दिल दिया है ना वो तो हर किसी को देती है। वेट के मुंह से अपनी मोहब्बत के लिए ये बात सुनते ही आरी का सब्र का बांध टूट गया। उसका बस चलता तो वैसी वक्त वेट का मुंह तोड़ देता, लेकिन फिर भी उसने अपने सुलगते गुस्से पर काबू पाया। वेट, कार रोक दे, मुझे अभी उतरना है। अरे तू तो बुरा मान गया भाई, चिल कर बे, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। वेट ने बात को टालना चाहा, मगर इस बार आरी पूरे आक्रोश में आ गया। सुनाई नहीं दिया तुझे वेट? मैंने कहा ना मुझे यही उतरना है, तू बस कार रोक दे। आरी की आंखों में वेट के लिए बेइंतहा नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। बात और आगे बढ़ती इससे पहले ही कॉर्बिन ने आरी के कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मोर्चा संभाला। अरे छोड़ ना आरी, ये बड़ा तो कुछ भी बोलता रहता है, लेकिन अगर तूने इसकी बातों को सीरियसली लिया तो तुझसे बड़ा चूतिया कोई नहीं। कॉर्बिन ने अपने चेहरे पर एक झूठी सी हमदर्दी भरी मुस्कान लाई और अपनी बात आगे बढ़ाई। मुझे पता है आरी, तू गरिमा को चाहता है, लेकिन यकीन कर तू जितना उसे पाने की कोशिश करेगा वो तुझसे उतना ही और दूर जाएगी। इनफैक्ट वो तुझसे नफरत करने लगेगी। मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ आरी, क्योंकि इस समय हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। इतना कहकर कॉर्बिन जैसे किसी गहरी सोच में डूब गया। वो खामोशी से आरी की आंखों में झांक रहा था। उन दोनों की आंखों में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। आरी भी समझ गया था कि कॉर्बिन का इशारा किस तरफ है, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तभी कॉर्बिन ने धीमी और रहस्यमय आवाज में कहा, मैं वादा करता हूँ तुझसे, चाहे मुझे मेरा प्यार मिले या ना मिले, लेकिन मैं तुझे गरिमा दिला के रहूंगा। और ये कॉर्बिन डेविस का वादा है, हल्के में मत लेना, और बदले में तुझे सिर्फ मेरा एक काम करना होगा। कॉर्बिन का यह सौदा सुनकर आरी गहरी सोच में पड़ गया। तनाव के कारण उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना झलक आया। उसने बिना कुछ कहे धीरे से नाव में सर हिलाया, लेकिन तभी वेट ने माहौल को भांपते हुए बेवजह गाड़ी का हॉर्न बजा दिया, मानो यह कोई तयशुदा इशारा हो, जिसे पाते ही कॉर्बिन तुरंत पलटा। हाँ, वो तुझे 2 काम करने होंगे। हरगिज नहीं, मुझे पता है तुम दोनों का काम यानी कुछ बहुत ही घिनौना, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि गरिमा जबरदस्ती मेरे साथ रहे। अगर किस्मत में लिखा होगा तो वो मेरी होकर ही रहेगी। आरी ने कॉर्बिन की बात को सिरे से खारिज कर दिया। यह सुनते ही कॉर्बिन का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और वह तीखे स्वर में बोला, ये वेट नगरी है, यहाँ हर किसी की किस्मत लिखी जाती है, ब्लैक ऑफ वेट। इतना कहकर वह अचानक से रुक गया, मानो उत्तेजना में आकर वह कुछ ऐसा बोल गया हो जिसे उसे छुपा कर रखना था। उसने तुरंत खुद को संभाला और बात बदलते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं, हम कोई गरिमा को फोर्स नहीं करेंगे, वो अपने मन से तुझे देगी, मतलब अपनाएगी, और ये सब मैं कैसे करूँगा वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। कॉर्बिन के इस नए पासे ने आरी को फिर से कसमकस में डाल दिया। कॉर्बिन के शब्द उसके दिमाग को लगातार बहला रहे थे, लेकिन अंतरात्मा कह रही थी चाहे कुछ भी हो जाए इन दोनों के इरादे में नहीं आना है। उसने खुद को मजबूत किया और पूछा, और इसके बदले तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? आरी के पूछते ही वेड ने तुरंत मौका भुनाया, तुझे सुबश्री मैम को मुझे ट्यूशन देने के लिए मनाना होगा। गाड़ी रोक दे वेड, मुझे उतरना है। आरी ने बिना पल गवाए कहा। उसे पहले ही अंदेशा था कि ये दोनों ऐसे ही कुछ घिनौनी साजिश का हिस्सा बनाने की बात करेंगे। फिर भी बात गरिमा की थी, इसलिए उसने पूछना जरूरी समझा। वेड के सीधे और बेवकूफाना ढंग से बात रखने पर कॉर्बिन भड़क गया और तिरछी नजरों से उसे घूरने लगा। आरी कार से उतरने की जिद पर अड़ा था। तभी कॉर्बिन ने बात बिगड़ने से रोकने के लिए एक नया पैतरा फेंका। आरी, तुझे पता है सुबश्री मैम का हस्बैंड नमन एक नंबर का बेवड़ा है साला। आए दिन पी कर आता है और सुबश्री मैम को जानवर की तरह पीटता है। यहाँ तक कि वो हैवान तो कोई काम भी नहीं करता, सुबश्री मैम के पैसों से अय्याशी भी करता है। मेरी बात मान आरी, मैम की हालत बहुत ख़राब है। इट्स फील्स के वो एक नरक में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। कॉर्बिन ने पूरी सहानुभूति बटोरने वाले अंदाज में कहा। यह सब सुनकर वेड अंदर ही अंदर अजीब सा मुंह बना रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वह समझ चुका था कि कॉर्बिन आरी की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए क्या चाल चल रहा है। कॉर्बिन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, देख तू वो सब भूल जा जो हमने कहा, जैसे नीली तितली वगैरह, वो सब एक मजाक था। तुझे तो पता है ना कि कितने मजाकिया हैं हम दोनों। क्यों वेड? हाँ बिल्कुल, हम दोनों तो बस तितली की बात कर रहे थे, बटरफ्लाई। वेड ने लड़खड़ाते हुए हामी भरी, जिसे देखकर कॉर्बिन ने उसे फिर से घूरा, मानो वह कह रहा था कितना भी ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर कॉर्बिन ने आरी की तरफ मुड़कर कहा, माना कि वेड दिखने में थोड़ा ठरकी किस्म का है और इसकी हरकतें भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, लेकिन ये दिल का बहुत अच्छा है। यकीन कर, मैं इसका दिल देख चुका हूँ, कमाल का है ये अंदर से। अगर इसकी शादी सुबश्री मैम से हुई तो उनकी जिंदगी संभल जाएगी, जिसका कारण होगा तू, आर्यमन कुशवाहा। तुझे ही करना ही होगा आरी। वेड के चेहरे पर अब एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी, क्योंकि कॉर्बिन ने अपना सबसे बड़ा पासा फेंक दिया था। लेकिन तभी आरी ने एक तार्किक सवाल करके पासा उल्टा घुमा दिया। लेकिन तुझे कैसे पता कि शुभश्री मैम के पति इतने बुरे हैं? उन्होंने कभी मुझे तो इस बारे में नहीं बताया। आरी के इस तीखे सवाल से वेड पूरी तरह बौखला गया। उसके चेहरे पर साफ चिढ़ दिखाई दे रही थी। तू क्या उनका बॉयफ्रेंड है क्या साले, जो तुझे अपनी हर बात बताएंगी? ये सारी बातें पर्सनल होती है आरी, और मैं उनसे प्यार करता हूँ, तो मुझे उनके बारे में इतना तो पता ही होगा ना कि उनकी लाइफ कैसी है।
वेट की बात सुनकर आरी कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। इन दोनों पर भरोसा करना उसके लिए नामुमकिन था, मगर दिल के किसी कोने में छुपी गरिमा को पाने की तीव्र चाहत ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पता इनकी बात सच हो। उसने झिझकते हुए पूछा, और दूसरा काम क्या है? यह सुनते ही कॉर्बिन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उसने एक पल के लिए वेट की ओर देखा और बोला, कल शाम ठीक 6 बजे तुझे श्रुति को कहीं ले जाना होगा। उससे बोलना कि अर्जेंट काम है, और ध्यान रहे एनी तुम दोनों के साथ ना आ पाए, वरना पूरे किए कराए पर पानी छिड़ जाएगा। बस तुझे इतना ही करना है, उसके बाद सब मुझ पे छोड़ दे। कॉर्बिन की बात सुनते ही वेट ने झटके से गाड़ी रोक दी। क्या कर रहा है चूतिया, गाड़ी क्यों रोक दी? कॉर्बिन ने बेहद गंभीर और कड़क स्वर में पूछा। वेट मुड़कर कुछ सफाई देता इससे पहले ही आरी गुस्से में तमतमाकर चीखा, ये नहीं होगा मुझसे। मैं श्रुति को कभी धोखा नहीं दूंगा। और श्रुति ही क्या, मैं ये, तू पागल हो गया है क्या कॉर्बिन? नहीं, बिल्कुल नहीं, तू गलत समझ रहा है। तुझे पता है ना मैं एनी से प्यार करता हूँ। मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। मैंने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कहा कि एनी बिल्कुल ठीक हो सकती है अगर उसका इलाज सही समय पर किया जाए तो। आरी इस विकट परिस्थिति में भी कॉर्बिन की बातों को ध्यान से सुन रहा था। न जाने इस बार वह कौन सा नया दाव खेल रहा था। इसी बीच वेद ने टोकना चाहा, मगर कॉर्बिन ने वेद को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपनी भावनात्मक चाल जारी रखी। आरी तुझे पता है ना, श्रुति और एनी मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। वो मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे, इसीलिए तू श्रुति को कल बहाना बना के कहीं ले जाना। कॉर्बिन के मुंह से निकलती हर बात के साथ वेट के चेहरे पर डर का पसीना आ रहा था, मानो वह अच्छी तरह जानता था कि कॉर्बिन का असली खौफनाक इरादा क्या है। अगले ही पल उसने फिर से कार स्टार्ट कर दी और यह कॉर्बिन अपनी बात को अंतिम रूप देते हुए बोला, बस इतना ही करना है तुझे, इसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन यकीन मार आरी, तू जो भी फैसला लेगा उस पर डिपेंड करता है कि गरिमा तुझे अपनाएगी या नहीं, या शुभश्री मैम को अच्छी जिंदगी या एनी को जिंदगी मिलेगी या नहीं। अगर ये बात है तो तू श्रुति से बात करना, मुझे यकीन है वो पक्का मान जाएगा। एनी के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है। आरी ने सीधा रास्ता सुझाया, जिसे सुनकर इस बार कॉर्बिन का सब्र जवाब दे गया और वह भड़कते हुए बोला, श्रुति कभी नहीं मानेगा, ये तू जानता है ना आरी, क्योंकि मेरा कहना भला वो क्यों मानेगा? उसे तो लगता है मेरे एनी पर गंदी नजरें हैं, जो बिल्कुल नहीं है। आर्यमन इस समय धर्म संकट में था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। इसी बीच कार की पिछली सीट पर बैठे कॉर्बिन ने चुपके से अपना फोन निकाला और SMS ऐप ओपन करके किसी को एक गुप्त संदेश भेज दिया। इस टेक्स्ट के महज आधे मिनट बाद ही अचानक आरी का फोन बज उठा। जैसे उसने स्क्रीन पर नाम देखा, उसके चेहरे पर एक हल्की सी राहत भरी मुस्कान दौड़ गई। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक सुरीली आवाज आई, आरी, मैंने इसलिए फ़ोन किया है क्योंकि मुझे लगा तुम्हें मैं कुछ ज़्यादा इग्नोर कर रही हूँ। मुझे इस बात का बहुत बुरा लगा। तो अगर तुम चाहो तो क्या हम आज मूवी देखने जा सकते हैं? फोन से आते ही आवाज किसी और की नहीं बल्कि खुद गरिमा की थी। यह सुनकर आरी को एक जोरदार झटका लगा। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो गरिमा उसे भाव नहीं देती थी, वह खुद सामने से कॉल करके मूवी का प्लान बना रही थी। उसने हड़बड़ाहट में जवाब दिया, हाँ गरिमा, क्यों नहीं। इतना कहकर दूसरी तरफ से कॉल कट हो गया। आरी का खिला हुआ चेहरा देखकर कॉर्बिन ने तुरंत अपनी कुटी आंखों को सिकोड़ते हुए कहा, क्या हुआ मेरे शेर, काफी खुश लग रहा है, आखिर बात क्या है? वो गरिमा का कॉल था, न जानो उसे क्या हुआ है, वो मूवी देखने साथ चलने कह रही है। आरी ने उत्साह में कहा, जिसे सुनते ही वे तुरंत मौके पर चौका मारते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। देख, तूने अभी कॉर्बिन का काम कुछ किया भी नहीं और उसने तेरा काम करना शुरू भी कर दिया। वेट के इतना कहते ही आरी फिर से कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गया, लेकिन इस बार असमंजस की जगह उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान थी। उसने कॉर्बिन की ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ।